हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलती भारती। हम लोग कल्टीवेशन ऑफ क्राइजेंथेमम को डिस्कस कर रहे थे पिछले 4 लेक्चर्स में। लेक्चर 5th के पिछले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने क्राइजेंथेमम कल्टीवेशन को डिस्कस किया अप टू हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड तक। अब आज इस लेक्चर 5th के पार्ट 5th में हम लोग क्राइजेंथेमम में फ्लावर फोर्सिंग को डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि क्राइजेंथेमम के फ्लावर की पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कैसे की जाती है। मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद किस तरह से फ्लावर्स की हैंडलिंग की जाती है कि बिना डिटोरिएट हुए ये कंज्यूमर तक फ्रेश फॉर्म में अवेलेबल हो सके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले फ्लावर फोर्सिंग के बारे में हम लोगों ने रोज़ में थोड़ा डिस्कस किया था कि फ्लावर फोर्सिंग क्या होता है। फ्लावर फोर्सिंग एक टेक्निक है जिसमें आप फूलों को एक पर्टिकुलर डेट पर जो है पर्टिकुलर डेट के लिए आपके फूल जो हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएं, और वो जो भी टेक्निक्स आप फिजियोलॉजिकल टेक्निक कोई अप्लाई करते हैं या फिजिकल टेक्निक या किसी भी तरह की टेक्निक के थ्रू पौधे को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डेट के टाइम पर उसमें फ्लावर्स रेडी रहें, तो उस मेथड को कहते हैं फ्लावर फोर्सिंग, है ना। जैसे हम लोगों ने गुलाब में पढ़ा था, तो उसी तरह क्राइजेंथेमम में भी फ्लावर फोर्सिंग को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि क्राइजेंथेमम का जो नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड होता है वो दिसंबर से या नवंबर लास्ट से दिसंबर से ले करके फरवरी तक नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड होता है, या फरवरी या कुछ वेराइटीज़ मार्च तक भी फ्लावरिंग करती हैं। तो नवंबर टू मार्च तक तो नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड होता है, मीन्स उस समय तो आपको फ्लावरिंग मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है थोड़ी सी लेट हार्वेस्ट या एक पर्टिकुलर डेट पर हार्वेस्ट आप मैनेज करना चाहते हैं जो है, तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, अब तो बहुत सारी क्राइजेंथेमम में ऑफ सीजन वेराइटी भी हो गई हैं, है ना। मतलब जो समर्स और रेनी सीजन में भी फ्लावरिंग करती हैं, तो ईयर राउंड आपको फ्लावरिंग मिल ही रही है। साथ ही साथ दूसरा तरीका है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आप करिए ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर, तो भी आपको ईयर राउंड आपको फ्लावर अवेलेबल रहेंगे हर टाइम पीरियड के लिए, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप एक पर्टिकुलर वैरायटी, सपोज दैट कि उसका नॉर्मल फ्लावरिंग पीरियड जो है नवंबर से फरवरी तक है, लेकिन आपको जो है जो फ्लावरिंग का टाइम उसका एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कि न्यू ईयर के लिए आपको 1 जनवरी के लिए आपको जो है फ्लावर को हार्वेस्ट करना है, या फ्लावर 1 जनवरी को आपका फ्लावर जो है वो रेडी रहे, तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए एक तो ये तरीका है कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे कोई हमारा जो क्राइजेंथेमम है उसकी वेजिटेटिव स्टेज तब तक चलती है जब तक कि लॉन्ग डेज रहते हैं, और मतलब हाई टेम्परेचर और लॉन्ग डे का पीरियड उसको मिलता है, तब तक पौधा वेजिटेटिव स्टेज में रहता है। लेकिन जैसे ही दिन छोटे होने लगते हैं, यानी शॉर्ट डे कंडीशन आने लगती है और टेम्परेचर जो है वो गिरने लगता है, यानी टेम्परेचर लो होने लगता है, तभी जो है क्राइजेंथेमम जो है वेजिटेटिव स्टेज से वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में एंटर करता है ना। तो अब ये टाइम पीरियड कौन सा होता है, अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की हम कंडीशन की अगर हम बात देखें करें तो यहाँ नवंबर से वो टाइम स्टार्ट हो जाता है, पर हमें फ्लावर कब चाहिए, हमको चाहिए 1 जनवरी को। तो हम क्या करेंगे कि हम पहला तरीका ये कर सकते हैं कि हम किसी तरह से पौधे को वेजिटेटिव स्टेज में ही बने रहने दें, है कि नहीं। मतलब कि नवंबर में उस नवंबर का टाइम पीरियड जिस समय वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जा रहा है, हम कुछ ऐसा करें कि पौधा वेजिटेटिव स्टेज में ही बना रहे, यानी किसी तरह से आर्टिफिशियली हम जो है डे लेंथ को इंक्रीज कर सकें, आर्टिफिशियल वे में डे लेंथ को, आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करके डे लेंथ को इंक्रीज कर दें। और ये हम सिर्फ पॉली हाउस के अंदर ही कर सकते हैं, ओपन कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो है मतलब जो नॉर्मल डे कंडीशन है वो तो मतलब सनलाइट तो अवेलेबल रहेगी ही रहेगी, साथ ही 3 घंटे या 4 घंटे की हम एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड कर दें। तो उससे क्या होगा कि मतलब जैसे नवंबर में पौधा फ्लावरिंग के लिए जाने वाला है, तो हमें अक्टूबर से ही ये शुरू कर देना है। तो इससे क्या होगा कि अक्टूबर में जब डे लेंथ उसे लंबा मिलेगा और पौधा वेजिटेटिव स्टेज में ही बना रहेगा नवंबर में भी, और फिर भी हम कंटिन्यू रख सकते हैं पूरे नवंबर भर। और अब हम अगर चाहते हैं कि पौधा जो है हमारा
1 जनवरी को फ्लावरिंग मतलब फ्लावर हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएं, तो हम दिसंबर की स्टार्ट से हम पौधे को आर्टिफिशियल जो ये लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिमूव कर लेंगे, और जैसे ही शॉर्ट डे कंडीशन होगी पौधा तुरंत जो है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि आर्टिफिशियल डे लेंथ इंक्रीज करके, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम प्लांटिंग लेट कर दें। जैसे नॉर्मल प्लांटिंग टाइम जुलाई है, जून जुलाई या मई जून है नॉर्मल प्लांटिंग टाइम, और हम मई जून में हम जब प्लांटिंग करते हैं तो हम नवंबर से हमें जो है देखते हैं कि पौधे में बड्स आना या कलियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम यही प्लांटिंग टाइम थोड़ा डिले कर दें, यानी अगस्त लास्ट या सितंबर का टाइम हम कर दें, तो इससे क्या होगा कि हम जब 1 महीना लेट करेंगे तो हमारा उसी अकॉर्डिंग हमारा जो है फ्लावरिंग पीरियड भी जो है एडजस्ट हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ लेकिन डे लेंथ आपको फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आपने सितंबर में किया तो सितंबर अक्टूबर 2 महीना तो वेजिटेटिव स्टेज होगी, लेकिन फिर भी लो टेम्परेचर होने की वजह से पौधा भले पूरी ग्रोथ ना कर पाए, छोटा ही रहे, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाएगा। तो साथ ही साथ आपको सितंबर में तो प्लांटिंग करनी ही करनी है, साथ ही साथ आपको जो है डे लेंथ भी वो आर्टिफिशियली उसको इंक्रीज करनी है 1 दिसंबर तक, तब जाकर के पौधा 1 जनवरी को वो ब्लूम करेगा। मतलब उसमें फ्लावरिंग के लिए वो फ्लावरिंग मतलब 1 जनवरी तक फूल आ जाएंगे और आप 1 जनवरी से पहले हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है पिंचिंग। हमने पिंचिंग वाले मेथड में हम लोगों ने समझा था कि क्राइसेंथेमम में पिंचिंग का जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आप लंबे समय तक फ्लावर की सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जैसे सपोज दैट कि आपका फ्लावर क्राइसेंथेमम में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है नवंबर से ही, है ना, तो आप आधे पार्ट में या हाफ पार्ट में, इसे बोलते हैं हाफ पिंचिंग, उसमें क्या है कि सपोज दैट कि 2 या 4 ब्रांचेज हैं अगर आपके फ्लावर क्राइसेंथेमम में, तो 2 ब्रांच में पिंचिंग कर दीजिए, 2 ब्रांच में पिंचिंग मत करिए, उसमें फ्लावरिंग होने दीजिए, है ना। तो जिस 2 ब्रांच में आपने पिंचिंग की है उसमें ऑटोमेटिकली जो है 1 महीने फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, तो वो 50% फ्लावर्स आपको मतलब 1 जनवरी तक के लिए रेडी मिलेंगे। तो ये भी एक तरीका है पिंचिंग के थ्रू, है ना। साथ ही साथ जो है समर्स में अगर फ्लावरिंग चाह रहे हैं मई जून के टाइम पे, तो ऑफ सीजन वेराइटी तो है ही, लेकिन उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि फिर उस वैरायटी को आप किसी ऐसी जगह प्रोडक्शन लें हाई एल्टीट्यूड पर, जहां तापमान नेचुरली जो है लो टेम्परेचर का है, वहां पर ओपन कंडीशन की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर, और अदरवाइज ग्रीन हाउस तो सबसे अच्छा तरीका है ही, ठीक है ना, कल्टीवेशन अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन। तो ये सब क्राइसेंथेमम में फ्लावर फोर्सिंग की टेक्निक है। वैसे क्राइसेंथेमम में जब से ऑफ सीजन की वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई हैं जो कि समर्स और विंटर्स में भी फ्लावरिंग करती हैं, तो आपके पास फ्लावर फोर्सिंग को लेकर के क्राइसेंथेमम में बहुत ज़्यादा मतलब फ्लावर फोर्सिंग जो है प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप इजीली ईयर राउंड क्राइसेंथेमम का प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। क्राइसेंथेमम को हार्वेस्टिंग के बाद कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो देखिए, जब क्राइसेंथेमम को आप हार्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड ग्रेड का क्राइसेंथेमम हो चाहे स्प्रे टाइप का हो, है ना, तो सभी को ग्रेडिंग करनी पड़ती है। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स आप फ्लावर्स को सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो है माना कि स्टेम की लेंथ को आपने जो है पैरामीटर माना कि पर्टिकुलर स्टेम लेंथ के जो कट फ्लावर्स हैं उनको अलग कर लेंगे और एक पर्टिकुलर लेंथ के स्टेम वाली क्राइसेंथेमम को हम अलग कर लेंगे। साथ ही साथ फ्लावर का अपीयरेंस की फ्लावर देखने में कैसा लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, इसी तरह नंबर ऑफ फ्लावर्स के बेस पे कि इतने फ्लावर्स का हमें बंडल बनाना है, या फिर स्टेम की स्ट्रेटनेस की, जितने क्राइसेंथेमम की स्ट्रेट स्टेम है उनको अलग कर लेंगे, बाकी को अलग। कलर के बेस पे भी ग्रेडिंग कर सकते हैं और फ्लावर की फ्रेशनेस के बेस पर भी। तो ये अलग अलग पैरामीटर हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बेस पर जो है फ्लावर को सेपरेट करेंगे। जनरली जो क्राइसेंथेमम में सेपरेट किया जाता है वो स्टेम की लेंथ और फ्लावर के साइज को, स्टेम की लेंथ और उसकी स्ट्रेंथ, मतलब जो कट फ्लावर की जो स्टेम है वो कितनी लंबी है और कितनी मजबूत है, साथ ही साथ जो फूल है वो कितनी बड़ी साइज का है, ये 3 पैरामीटर के आधार पर गुलदाउदी में जो है ग्रेडिंग किया जाता है। तो अगर स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम है ना, तो स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 ग्रेड निर्धारित किए गए हैं। एक ब्लू ग्रेड है, रेड ग्रेड, ग्रीन ग्रेड और येलो ग्रेड।
यहाँ पर ये ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो का मतलब फ्लावर कलर से नहीं है, ये इनके ग्रेड के नाम है। और अगर स्प्रे टाइप का क्राइजेंथेमम है तो उसको गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज के ग्रेड जो है के ग्रेड में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो डच मार्केट में, जो नीदरलैंड की मार्केट है, वहाँ पे तो जो है स्प्रे क्राइजेंथेमम को एक्स्ट्रा ग्रेड और शॉर्टर ग्रेड मतलब दो में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये नीचे टेबल दी हुई है कि किस तरह से क्राइजेंथेमम कितनी स्टेम लेंथ का और फ्लावर डायमीटर का होगा तो किस ग्रेड में आएगा। तो सपोज दैट कि अगर आपके क्राइजेंथेमम, इस यहाँ पर ये जो बात हो रही है ये स्टैंडर्ड क्राइजेंथेमम की, मतलब जिसमें लार्ज फ्लावर साइज आते हैं, तो उसमें अगर जो है 75 सेंटीमीटर की स्टेम लेंथ है ना, और फ्लावर का जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है, तो समझिए कि वो सबसे टॉप ग्रेड का क्राइजेंथेमम है, ब्लू ग्रेड में आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड टॉप में आता है रेड ग्रेड। इसमें क्या होता है कि 75 सेंटीमीटर स्टेम की लेंथ होनी चाहिए, फ्लावर डायमीटर स्लाइटली जो छोटा होगा तो चलेगा, 12.5 की रेंज का जो फ्लावर का डायमीटर है तो वो रेड ग्रेड में आएगा। फिर ग्रीन ग्रेड में 60 सेंटीमीटर की स्टेम लेंथ होनी चाहिए और फ्लावर का जो डायमीटर है मतलब साइज है वो 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फिर एकदम लास्ट जो क्वालिटी वाइज स्टेम लेंथ और फ्लावर डायमीटर वाइज जो आती है कैटेगरी, वो येलो ग्रेड है, जिसमें स्टेम की लेंथ जो होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी और फ्लावर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर से बिलो जो भी होगा वो सब जो है येलो ग्रेड में आ जाएंगे। लेकिन स्टेम की स्ट्रेंथ जो है मतलब मजबूती वो सभी में स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ दिन बाद फ्लावर जो है उसकी नेक जो है वो बेंड कर जाएगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस बेस पर आप ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग जब हो जाएगी हार्वेस्टिंग के बाद, फिर आप प्री कूलिंग करते हैं, मीन्स अलग अलग ग्रेड के जो आपने बंच बना रखे हैं उस फ्लावर्स को आप बंच में ही जो है उनकी स्टेम को जो है वाटर में, कोल्ड वाटर में आप उसको डिप कर देंगे, है ना। लगभग वो जो पानी हो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका वाटर का टेम्परेचर हो, इतना आप मतलब जो है इतना ठंडा होना चाहिए ताकि जितनी भी फ्लावर में फील्ड हीट है मतलब जो टेम्परेचर है उसमें वो सब रिमूव हो जाए। तो कम से कम 2 घंटे तक जो है प्री कूलिंग 2 घंटे पहले जो है पैकेजिंग के 2 घंटे पहले प्री कूलिंग करनी पड़ती है। फिर प्री कूलिंग जब हो जाएगी तब आप पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग का तरीका क्या है कि एक सेलोफेन स्लीव्स आती हैं, सेलोफेन पेपर्स होते हैं, उसमें क्राइजेंथेमम के जो बंडल्स हैं उनको रैप करेंगे। फिर उनको फाइनली जो है बॉक्सेस में, जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं CFB, उसमें आप उसको जो है पैक करेंगे। और बॉक्सेस का साइज़ जो है वो होना चाहिए 91, 43, 15 सेंटीमीटर, इतने वॉल्यूम का होना चाहिए। ये ग्रेड के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे ज़्यादा बड़े ग्रेड का है, ब्लू ग्रेड का है तो साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, और जो है रेड ग्रेड का है तो थोड़ा सा छोटा। इसी तरह से इस अकॉर्डिंग जो है बॉक्सेस भी वेल डिज़ाइन रहते हैं। कभी भी बॉक्सेस का साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होना चाहिए फ्लावर के कंपैरिजन में, अदरवाइज़ वो जो फ्लावर है वो पूरे बॉक्स में मूव करने लगेंगे, है ना, तो डैमेज के चांसेस रहते हैं। यानी इस बॉक्स में उतना ही साइज़ होना चाहिए जितना कि आपका फ्लावर है, ताकि हर जो फ्लावर है वो अपनी जगह फिक्स रहे। और जो पैकेजिंग करते हैं, बल्क पैकेजिंग जो करते हैं स्प्रे क्राइजेंथेमम की, उसमें 10, 15 और 20 का जो है बंडल बनाते हैं, 10 क्राइजेंथेमम या 15 या 20 का, है ना। और फिर उसको स्लीव्स में रख करके और फिर उसको जो है पैकेजिंग करते हैं। फाइनली बात आती है स्टोरेज की, कि अगर आप उस तुरंत पैकेजिंग नहीं करना चाहते हैं कुछ दिन बाद, तो कितने दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो कट फ्लावर जो क्राइजेंथेमम है, चाहे वो स्टैंडर्ड ग्रेड का हो चाहे स्प्रे ग्रेड का हो, उसको जो है प्लास्टिक में 6 से 8 हफ्ते तक 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। 0.5 मीन्स एकदम फ्रीजिंग टेम्परेचर पर लगभग, है ना। और अगर तुरंत पैकेजिंग के बाद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो हर हाल में जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है, चाहे वो रेलवे हो चाहे फ्लाइट के थ्रू हो या आपका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, आपको अपने जो क्राइजेंथेमम के पैकेज हैं उनके आसपास जो टेम्परेचर है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहना चाहिए, जब तक कि क्राइजेंथेमम आपका जो है कंज्यूमर तक या जिसको आप सेल कर रहे हैं उस तक पहुंच नहीं जाता, है ना।
तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी फ्लावर की फ्रेशनेस बनी रहेगी। फिर बात आती है वाज लाइफ की, मतलब कि सपोज दैट कि कंज्यूमर या रिटेलर ने क्राइजेंथेमम ले लिया है, तो वो अपने यहाँ जब तक कि क्राइजेंथेमम बिक नहीं जाता, या बिक भी जाता है तो एज अ कंज्यूमर या एज अ कस्टमर आप कितने दिन तक क्राइजेंथेमम को फ्रेश रख सकते हैं अपने घर में। तो उसका तरीका ये है कि जैसे आप क्राइजेंथेमम खरीद के लेके आए हैं, तो आप सबसे पहला काम उसको ये करिए कि उसको जो है उसकी वाश सोल्यूशन बनाइए, जिसमें कि वो लगभग जो है 12 से 20 दिन तक वो चल सके। तो वाश सोल्यूशन इसके लिए होता है कि वाटर में जो है फ्रेश वाटर में 2% सुक्रोज मिक्स किया जाता है और 1200 टू 4800 ppm सिल्वर नाइट्रेट उसी में मिक्स कर दिया जाता है ना। तो इस सॉल्यूशन में 5 सेकेंड, या तो स्टेम को डायरेक्टली 1200 से 4800 ppm का सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है 5 सेकेंड के लिए डिप करिए। तो इससे क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट एंटीबैक्टीरियल होता है ना। तो किसी भी तरह से स्टेम का जो कट है, क्राइजेंथेमम की जो स्टेम है जहाँ पे कट लगाया है आपने, वहाँ पर किसी भी तरह का बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरियल अटैक होता है तभी वहाँ पर सड़न शुरू हो जाती है, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। और या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 1000 ppm का सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन प्लस 2% सुक्रोज का सोल्यूशन उसी में मिक्स करिए और 10 मिनट के लिए उसे रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्राइजेंथेमम है उसकी लाइफ, या वाज लाइफ कह लीजिए या शेल्फ लाइफ कह लीजिए, वो 12 से 20 दिन तक के लिए इंक्रीज हो जाती है। तो ये था ऑल अबाउट आपका क्राइजेंथेमम का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग, है ना। तो यहाँ पर आपका क्राइजेंथेमम कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है, और पुराने जो लेक्चर्स हैं, मतलब लेक्चर 5 के बाकी पार्ट्स हैं क्राइजेंथेमम से रिलेटेड, उन वीडियोस के जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और ऑलरेडी आप लोगों के पास सारे वीडियो पहुँच ही गए होंगे, तो इसको जो है प्रिपेयर करिए। हम PDF फाइल आप लोगों को सेंड कर देंगे। नेक्स्ट क्रॉप हम लोग जरबेरा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।